हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। आज हम आपको अपनी कक्षा के अंदर टॉपिक लेकर के आए हैं। वो ऐसा टॉपिक है जिसमें हर व्यक्ति जो है अंदर आता है, यानी समाहित है। क्योंकि हर व्यक्ति जीवन जीता है तो हर व्यक्ति समस्याओं से सामना करता है, और जब समस्याएं उसके जीवन में होती हैं तो कभी कभी ऐसे दोहराए पर वो खड़ा हो जाता है जहां पर उसका निर्णय लेने के लिए जो क्षमता होती है वो इतना विवश हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें, क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है। हम यहाँ पर उसी चीज से आपको अवगत कराने जा रहे हैं। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। और आज हम आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो इसी टॉपिक के ऊपर है, निर्णय प्रक्रिया एवं समस्या समाधान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये हमारा बीएड फर्स्ट ईयर से संबंधित है, जिसमें हमारा निर्णय प्रक्रिया एवं समस्या समाधान। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सही निर्णय ना ले पाने के कारण वो कौन कौन से हैं जिसकी वजह से व्यक्ति जो है सही निर्णय कभी कभी नहीं ले पाता। जैसे नंबर फर्स्ट है कि पूर्ण जानकारी ना होना। कोई समस्या ऐसी होती है जिसकी कि हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है, तो वहां पर हम निर्णय नहीं ले सकते। जब समस्या से हम पूरी तरह से अवगत हो जाएंगे कि ये समस्या है तो हमारा निर्णय बिल्कुल सही होता है। जैसे अगर हमें मालूम पड़ जाए एग्जाम से पहले कि कौन कौन से हमारे प्रश्न आने वाले हैं, तो हम पूरी तरह से उसी पर फोकस कर देते हैं। या हमें हमारे टीचर्स जो है वो सही रूप से गाइडेंस देते हैं कि अमुक उसमें से पुस्तक में से आपके ये क्वेश्चंस जो है वो संभावित है और ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो वहां पर हम उसी चीज पर फोकस करते हैं और उसी के ऊपर हमारी जो समस्या होती है वो बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब तक हम पूरी तरह से समस्या से अवगत नहीं होंगे, यानी समस्या की पूरी तरह से जानकारी नहीं होगी, तब तक हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। दूसरा है बहुत अधिक जानकारी होना। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि समस्या से हम बहुत ज्यादा ही जानकारी ले लेते हैं, जो कि वो भी अनुचित है, क्योंकि दिमाग हमारा कहीं भी जा सकता है किसी भी तरीके से। यानी एक कॉन्फिडेंस, एक ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस में हमेशा व्यक्ति मारा जाता है, हो जाएगा मुझे विश्वास है, वहां नहीं। तो वहां पर हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, कॉन्फिडेंस होना है, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस। तो वहां जब समस्या की जानकारी कुछ ज्यादा ही हो जाती है वो ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है। तो वहां पर हम सही रूप से निर्णय प्रक्रिया जो है, हमारा निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो कमजोर पड़ जाती है। फिर देखते हैं हम यहाँ पर समस्या में रुचि ना होना। जब तक हम समस्या में रुचि नहीं रखेंगे तब तक हम किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। जब समस्या को सॉल्व करना है तो उसको पूरी इंटरेस्ट के साथ हमें सॉल्व करना है, उसमें उतनी रुचि रखो ताकि समस्या का समाधान आसानी से निकाला जा सके। इसलिए समस्या में रुचि होना अत्यंत आवश्यक है। फिर देखते हैं भावात्मक संबंध होना। व्यक्ति के साथ, समस्या के साथ, किसी भी तथ्य के साथ भावात्मक संबंध होता है तो वहां पर हम निर्णय नहीं ले पाते। क्या करें, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, क्या करें। तो वो चीज हमारे दिमाग में जब आती है वहां सही निर्णय नहीं ले पाते। बहुत सारी बातें होती हैं। अगर हमसे कहा जाए कि आप कोई भी दो तथ्य हो सकते हैं, दो तथ्य हमारे कोई भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। अब आप कोई भी समस्या इन दोनों तथ्यों से जुड़ी हुई है और आपसे ये कहा जाए कि या तो इसको सपोर्ट करो और या इसको सपोर्ट करो, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? और आपके लिए ये दोनों ही मायने रखते हैं। तो ये भावात्मक संबंध है। यहाँ पर उस भावात्मक संबंध में, उस मझधार में जब इंसान फंस जाता है तो उसके लिए निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो नहीं समझ पाता कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, इस मझधार में से कैसे निकले। तो वहां निर्णय लेने की क्षमता जो होती है वो कमजोर हो जाती है। और वहां पर अगर ये भावात्मक नहीं होंगी, ये फीलिंग्स नहीं होंगी किसी की तरफ जो सही है, उचित है, उस तरफ हमें ध्यान देना है, तो निर्णय एक झटके में निकल आता है। तो यहाँ पर हमने ये प्रक्रिया जो है इसको इस तरीके से, भावात्मक संबंध जहां हमारे जुड़े हुए होते हैं वहां पर हम निर्णय सही रूप से नहीं ले पाते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं अंत में बहुत से लोगों का होना। जब हम किसी भी समस्या से सामना कर रहे होते हैं तो बहुत से लोगों का उस समय मौजूद होना। तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो बहुत सारी बातें, यानी जितने मुंह उतनी सारी बातें,
उतने सारे समाधान, लेकिन अब हमें सही निर्णय तक कैसे पहुंचे, तो उस चीज का, यानी कोई भी समिति है एक और वहां पर निर्णय लेने के लिए बैठी है, तो जितने लोग बैठे होते हैं उतनी ही उनकी बातें होती हैं, उतने ही उनके विचार होते हैं। अब उतने ही विचारों में कोई एक विचार जो बिल्कुल सटीक है, सही है, उस पर हमें पहुंचना है। तो वो चीज जब बहुत सारे लोग होंगे तो उस तरफ वहां पर सही निर्णय नहीं हो सकता। तो ये सारी समस्याएं हैं यहाँ पर कि सही निर्णय उस समय नहीं ले पाते हैं जब ये सारी समस्याएं मौजूद होती हैं और वहां पर सही निर्णय नहीं हो पाता। यहाँ पर सारी बातें उसी हिसाब से अब एक बात निकल करके आती है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। जब ये बात होगी तो इंसान सही रूप से निर्णय ले सकता है। तो ये तो यहाँ पर सही निर्णय ना ले पाने के कारण हो गए। अब हम देखते हैं कि समस्या की स्थिति के घटक। समस्या की स्थिति ऐसी जो होती है उसके कौन कौन से ऐसे घटक है जिसको कि समस्या हम देखते हैं कि कैसी है। पहला, एक या एक से अधिक लक्ष्य। जब व्यक्ति लक्ष्य एक बनाता है तो वहां पर आसानी से जा सकता है, लेकिन जब एक से अधिक लक्ष्य हो गए उसके, तो वहां पर उसको निर्णय लेने में परेशानी होती है। तो वहां वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। अगर एक से ज्यादा उसने लक्ष्य तैयार कर लिया, अगर एक लक्ष्य को हासिल कर लिया, उसके बाद करने के बाद फिर दूसरा लक्ष्य अगर निर्धारित करता है तो समस्या ही नहीं रहती है, क्योंकि उसके समाधान अपने आप ही निकलते चले जाते हैं। लेकिन अगर एक साथ कई सारे लक्ष्यों को निर्धारित कर लिया, वहां पर समस्याएं बहुत सारी उत्पन्न होती चली जाएंगी। या यूं कह लो कि एक व्यक्ति दो नावों पर पैर रख करके चलता है तो उसका डूबना निश्चित है, वो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। जब लगेगा कि अब डूबने वाले हैं, तब वापस वो अपने एक ही लक्ष्य पर वापस आएगा। ठीक उसी तरीके से इंसान को भी एक ही लक्ष्य रखना है। जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वो दूसरे लक्ष्य के विषय में ना सोचे, तो सही निर्णय है उसका। फिर दूसरा देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के उद्दीपक प्राप्त होना। जब व्यक्ति बहुत सारे कार्य करना शुरू कर देता है, कोई एक समस्या में यह फंस जाता है, तो बहुत सारे उसके पास आसपास उद्दीपक ऐसे होते हैं जो कि उसको प्रभावित करते हैं कि अब वो ये दो राय पर होता है कि मुझे किस तरह से कौन सी राय ऐसी है जिसको कि मुझे लेना है। तो सही निर्णय लेने की जो क्षमता व्यक्ति की होती है, बहुत सारे उद्दीपकों के कारण वो कमजोर पड़ जाती है। तो वहां पर उस घटक को देखना है हमें जो हमारे लिए प्रभावपूर्ण है, सही रूप से निर्णय लेने में हमें सक्षम बनाता है, आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर दूसरा हमारा ये हो गया। तीसरा आता है हमारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए अलग अलग क्रियाएं करना। ये बात सही है, हमें किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो व्यक्ति को अलग अलग तरह की क्रियाएं करनी होती हैं, क्योंकि जब तक एक ही क्रिया को अगर वो करता रहेगा, हो सकता है असफल हो जाए, फिर दूसरी बार करेगा तब असफल हो जाए। लेकिन बार बार जब वो क्रियाओं को बदल बदल के करता है तो उसमें उसका एक अनुभव आ जाता है, और उस अनुभव के आधार पर वो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करता है, तब जाकर के अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। तो वहां पर उसका निर्णय होता है क्या सही है क्या गलत है, उसमें बहुत सारे विचार विमर्श उसके दिमाग में बातें घूमती रहती हैं, तब जाकर के उसको अलग अलग क्रियाएं करने के बाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। फिर देखते हैं यहाँ पर पहले से अनुभवों के आधार पर समाधान होना। व्यक्ति का जीवन अनुभवों के ऊपर ही टिका हुआ है। जितना हर व्यक्ति के जीवन का हर दिन जो है उसका अपना अनुभव होता है। वो अचेतन अवस्था में चली जाती है, तब जाकर के कभी भी आवश्यकता पड़ती है, कोई भी समस्या ऐसी आ जाती है, उस समस्या के समाधान के लिए जो अचेतन में मन में पड़े हुए कुछ बातें होती हैं वो समाधान का रूप होती हैं, यानी उसका वो अनुभव होता है। और उसके आधार पर जैसे ही समस्या आई, तुरंत चेतन मन में आने के बाद समस्या का समाधान निकाल लिया जाता है, तो वो उसका अपना अनुभव होता है। हमने पिछली बार कोई गलती की थी, हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए थे, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए थे, उस गलती पर विचार करना, उसका समाधान निकालना कि ये गलती अब दोबारा नहीं करनी है ताकि हम लक्ष्य तक पहुंच पाए। तो वो सारी चीजें उसका एक अनुभव था, उस अनुभव के आधार पर उसने अगला कदम रखा, अगला कदम रखने के बाद उसने समस्या का समाधान कर लिया, क्योंकि अब यहाँ पर उसके पास बहुत सारे अनुभव जो मौजूद थे। फिर देखते हैं कि उचित अनुचित क्रिया के विषय में जानकारी। व्यक्ति जब अनुभवशील बन जाता है तो उसके पास बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं, उसके बहुत सारे ऐसे विषय की जानकारी आ जाती है जहां पर वो
एकदम अनुभवकारी बन जाता है। तो यहाँ पर वही चीज है कि क्या सही है और क्या गलत है, हम अपने अनुभव से सीखते हैं। अगर माता पिता आपसे कभी कहते हैं कि ये कार्य मत करना, इसमें हानि है, और ये कार्य करना, इसमें सफलता है, तो व्यक्ति नहीं मानता, बालक नहीं मानते। ये होता है, अक्सर होता है, बहुत कम मानते हैं। तो जब बच्चे नहीं मानते, क्योंकि उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है, ये बार बार क्यों बोल रहे हैं हमसे ऐसे, आखिर क्या बात है, एक बार करके तो देखो, पता चल जाएगा। जैसे किसी बच्चे से कहा, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि बिजली के 5 पिन होती है, उसके अंदर छोटे बच्चे से अगर ये कहा जाए बेटा इसमें उंगली मत देना वरना करंट मार जाएगा, अब उसकी समझ में ये नहीं आता है, क्योंकि वो अबोध होता है, ये करंट क्या होता है। तो उस समय उससे मना की जाती है तो वो नहीं मानता उसके अंदर, लेकिन जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, ये बार बार मना क्यों करती है, आखिर ये करंट शब्द क्या है। उसने उस करंट शब्द को पकड़ लिया। अब उसके मन में जब जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो उसने सोचा कि इसको नहीं छूना है, यानी जैसे ही आंख छुपी माता पिता की या घर वालों की, तुरंत उसने उसके अंदर उंगली देने की कोशिश की। अब उसको अगर किसी ना किसी रूप से एक झटका लगा, तब उसको जो भी उसके अंदर प्रतिक्रिया हुई, उससे उसको अनुभव हुआ, अच्छा इसको कहा जाता है करंट, ये होता है करंट। फिर वो भूल करके भी उस चीज को नहीं, अब जीवन है, बच गया तो दोबारा अनुभव हो जाएगा, जीवन नहीं बचा तो अनुभव का भी समय नहीं मिलता है। तो इसी चीज को कहा जाता है यहाँ पर कि उचित अनुचित क्रिया के विषय में जानकारी, क्या सही है क्या गलत है, इसकी जानकारी अनुभव से मिलती है, परंतु सही मार्गदर्शन होने पर ही। तो वहां पर हम तब समझ पाते हैं क्या सही है क्या गलत है, जब हमारा खुद का एक अनुभव होता है। अब देखते हैं इसमें कि परिणाम के बाद सही रूप से ग्रहण करना। जब हम परिणाम को ले लेते हैं, अपने अंदर ढाल लेते हैं, एक अनुभवशाली हो जाते हैं, तो वहां पर एक जो अपने अंदर ग्रहण करने योग्य बातें थी, उसको हम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो सही प्रक्रिया होती है, किस तरीके से वो गलत बात थी उसको नकार दिया, सही क्या है गलत क्या है उसको देखा, उसमें से सही बातें अनुभव वाली बन गई, अपने अंदर उस चीज को ग्रहण कर लिया, तो वो हमारा एक परिणाम था। तो ये चीज तो हमने यहाँ पर देखी, समस्या की स्थिति के घटक। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक और, आपको ये बताते हैं कि समस्या समाधान का एक चक्र है। व्यक्ति अगर किसी समस्या में पड़ जाता है, उसकी समस्या उसे घेर लेती है, तो वो किस तरीके से उस समस्या से परिचित होता है, उसका एक चक्र के माध्यम से। जैसे सबसे पहले नंबर पर आती है ये पहचान। पहचान यानी समस्या की पहचान। समस्या क्या है, पहले समस्या को समझना, तब जाकर के उसका समाधान निकलेगा, आखिर समस्या है क्या। फिर उसके बाद खोजना, अब उस समस्या के आधार से उसका समाधान खोजना, क्या युक्ति हो सकती है जिससे कि हम समस्या को खोज सकते हैं। फिर देखता है लक्ष्य निर्धारित करना, जब तक खोजेंगे नहीं तब तक लक्ष्य की तरफ कैसे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें अब उसको लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है, हमें तो वहां कदम से कदम मिलाते हुए आगे हमें बढ़ते जाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें खोजना है किसको, जो हमने समस्या को पहचाना था उसको। फिर उसके बाद चयन करना है। अब यहाँ पर जैसे आप हमारी कोई हम कहीं जा रहे हैं किसी रास्ते से, अब रास्ते पर जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम 2 राहे पर, 3 राहे पर, चौराहे पर खड़े हो जाते हैं। अब हमें ये नहीं मालूम है कि आखिर हमारा मार्ग कौन सा है जिस पर कि हम कदम बढ़ा रहे हैं, हमें जाना है जहां से हमें अपनी मंजिल आसानी से मिल सके। तो वहां हम खड़े हो जाते हैं, अब ये सोचते हैं कि आखिर हमारा वाला मार्ग कौन सा है। तो हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की युक्तियों को लगाते हैं, या कुछ सिंबल्स होते हैं उसकी तरफ हम देखते हैं कि कोई ऐसा सिंबल मिल जाए जिसकी तरफ से हम आगे बढ़ सकते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि कोई हमें मार्गदर्शक ऐसा मिल जाता है तो हम उससे पूछ लेते हैं कि भाई हमें आगे का रास्ता बताओ। तो ये तो एक उदाहरण हो गया। ठीक इसी तरीके से हमारी भी समस्याएं व्यक्ति की होती हैं, हमारे दिमाग के आधार से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जीवन है, जीवन पथ पर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उस समस्याओं में हम ये देखते हैं कि आखिर हम अब कौन सी ऐसी योजना लागू करें जिससे कि हमारी समस्या का समाधान हो सके। तो वहां पर जो हमारा दिमाग है वही हमारा उचित रूप से मार्गदर्शन करता है कि इस चीज को चयन करो और तब आगे बढ़ो। फिर उसके बाद आता है लागू करना। जब चयन कर लिया हमने कोई एक युक्ति, उस युक्ति पर अब हमें उसको लागू करना है ताकि हम यहाँ पर मूल्यांकन कर सके कि उसका परिणाम क्या रहा। उसका परिणाम निकलने के बाद हमारी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। तो ये एक समस्या समाधान का चक्र था जिसमें समस्याएं होती हैं और उस पर आगे बढ़ना होता है और उसका समाधान करना होता है। तो ये तो समस्या समाधान का चक्र हो गया। अब हम ये देखते हैं
कि समस्या समाधान को प्रभावित करने वाले वो कौन कौन से कारक होते हैं जिससे कि समस्या समाधान जो होते हैं उसको वो प्रभावित करते हैं। तो नंबर 1 पर हमारा आता है कि समस्या का सरल या जटिल होना। समस्या कोई सी भी हो सकती है, अब वो सरल भी हो सकती है और जटिल भी हो सकती है। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि आसानी से सॉल्व हो जाती हैं, कुछ ऐसी होती है कि बहुत सारी युक्तियों को अप्लाई करने के बाद भी हमारी समस्या का समाधान आसानी से नहीं निकल पाता। परंतु यहाँ पर व्यक्ति को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि उसको जीना है तो सीना है, यानी कि अपना जीवन जीना है तो समस्याओं से सामना करना पड़ेगा। समस्याओं से सामना करोगे तभी आप मजबूत एक जीवन को आसानी से सरलता से जी सकते हो। तो यहाँ पर समस्याएं हमारी सरल भी हो सकती हैं और वो जटिल भी हो सकती हैं। दूसरा है समस्या का उचित रूप से परिभाषित होना या ना होना। कभी कभी ऐसा होता है कि समस्या हमारे सामने है, हमने उसको या तो अच्छे से समझ लिया और या फिर हम उसको ढंग से समझ नहीं पाए हैं, और जब समझ नहीं पाए हैं तभी उसका हल कोई आसानी से निकल नहीं पा रहा है। और आसानी से समझ लिया तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं हुई और हमने अपनी मंजिल को हासिल कर लिया। तीसरा आता है कि समस्या का आकार छोटा या बड़ा होना। समस्या छोटी भी हो सकती है, समस्या बड़ी भी हो सकती है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि इस रेखा को आप बड़ा करके बताएं, बिना इस रेखा में बिना हाथ लगाए आप इस रेखा को बड़ा करके दिखा दो। अब ये एक छोटा सा बौद्धिक रूप से या तार्किक रूप से हमारा एक ऐसी समस्या हमें दे दी, एक ऐसे छोटे बालक को जो नहीं समझ पा रहा, लेकिन बुद्धि के आधार से अब हाथ भी नहीं लगाना तो हम इसको बड़ा कैसे करेंगे। इसके बराबर में इसके नीचे हमने एक बड़ी रेखा खींच दी तो ये रेखा हमारी जो है अपने आप वो हो गई। अब यहाँ पर इस तरीके से जो है हमने समस्या देखी तो यहाँ केवल हम बुद्धि के आधार से ही सोच सकते हैं कि किस तरीके से हमें समस्या का समाधान निकालना है। तो वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। फिर देखते हैं कि समस्या के अनुरूप आवश्यक सामग्री का होना या ना होना। कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि हम जो है उसके जो भी हमारी समस्या है उसके आधार से उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सामग्री क्या है या नहीं है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो युक्तियां तो बहुत सारी दिमाग में होती हैं, जो कभी कभी सामग्री होती है तो आसानी से सॉल्व हो जाती है, लेकिन नहीं होती है तो हम जुगाड़ लगाते हैं। कौन सी ऐसी जुगाड़ लगाएं जिसकी वजह से हमारी समस्याओं का समाधान आसानी से निकल सके। आपको एक उदाहरण दूं, अगर आपके पास समय कम होता है और परीक्षा नजदीक होती है तब आप क्या सोचते हो, कैसे भी जल्दी से जल्दी कर लो। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि मुझे टाइम टेबल अब ऐसा बना लेना है कि फालतू में इधर उधर की बातों में अपना समय नहीं गंवाना, बल्कि मुझे अपना टाइम टेबल पूरी तरह से स्थापित ऐसा कर लेना है कि मुझे सब कुछ कंप्लीट करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है जो होगा सो हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर या कैसे भी किसी के भी माध्यम से वो ये कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे कि मैं पास हो जाऊं। मैंने ऐसे भी उसमें देखे हैं कि अरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है इसमें कैसे करने, सारे काले गोले कर दो। मैं ऐसे करके आया तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बताते हैं कि सारे गोले मैंने काले कर दिए, चाहे वो ABCD कोई से भी लाइन से कर दो, कुछ तो तुक्का लगेगा। तो ये तुक्का मार जिंदगी जीना, तुक्का सही भी हो सकता है, तुक्का गलत भी हो सकता है। तो वहां पर हमें तुक्का नहीं मारना, समय रहते हुए अगर हमने सारे कार्य कर लिए तो हमें तुक्का लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो उस चीज को यहाँ पर यही है कि हमें यहाँ पर अनुरूप आवश्यक सामग्री कभी होती है कभी नहीं होती है। तो हमें अगर आवश्यकता पड़ती है तो विभिन्न प्रकार की सामग्री को प्रयोजित किया जा सकता है, अगर नहीं है तो दिमाग हमारे पास इतना बड़ा है कि हम कोई ना कोई युक्ति निकाल लेंगे जिसकी वजह से हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती है। फिर देखते हैं हम यहाँ पर कि समस्या का समाधान में व्यक्ति की मानसिक स्थिति, जब जैसी समस्या है उसके हिसाब से ही व्यक्ति की मानसिक स्थिति कार्य करती है, मानसिक स्थिति बन जाती है। जैसी समस्या होती है उसी के हिसाब से। फिर देखते हैं कि समस्या का समाधान में समय सीमा व प्रभाव। समस्या के आधार पर जितनी बड़ी समस्या है उसका एक समय निर्धारित होता है, कितने समय में हमने इसको सॉल्व कर दिया। और कितना एग्जाम देते हैं 3 घंटे का समय होता है, 3 घंटे में हम उसी हिसाब से करते हैं। बीएड में हमारे क्या होता है, जो हमारे लिए ऑप्शनल पेपर होते हैं यानी कि हमारे टीचिंग सब्जेक्ट के, उसमें हमें 1.5 घंटे में, यानी दोनों पेपर हमें 3 घंटे में करने होते हैं। और बाकी के जो हमारे कंपलसरी पेपर होते हैं वो 3 घंटे में एक करना होता है। अब यहाँ पर आप खुद सोचिए कि किस हिसाब से करेंगे। 2 पेपर
3 घंटे में यानी 1.5 घंटे में, और एक पेपर वो 3 घंटे में, तो उसी हिसाब से वो पेपर आता है, यानी प्रश्न जो संख्या होती है वो उसी हिसाब से आती है कि 1.5 घंटे में एक व्यक्ति आराम से उसको कर सके। इतना जल्दी हम लिखते हैं उस समय, इतना जल्दी हमारा दिमाग चलता है, तो वो विभिन्न प्रकार की यहाँ पर हमारी प्रभाव पड़ता है दिमाग पर कि हमें एग्जाम देना है तो उसी हिसाब से डील करना है, घर बैठ करके पढ़ाई करनी है तो उसी हिसाब से डील करनी है, विद्यालय में जाकर के पढ़ाई करनी है तो उसी हिसाब से डील करनी है। यानी कि जो समय होता है उसी के हिसाब से हमारा जो प्रोग्राम बनता चला जाता है, वो यहाँ पर हमारी समस्याओं को देखते हुए ही अपने आप बनता चला जाता है। तो यहाँ पर ये हमने देखा कि समस्या समाधान को प्रभावित करने वाले ये कुछ कारक थे। अब हम यहाँ पर अंत में लास्ट वाली जो हमारी आती है कि निर्णय प्रक्रिया के चरण। निर्णय प्रक्रिया के जो चरण होते हैं, यानी कि कौन कौन से चरण चलते जाते हैं, तब उनको पार करते हुए हमारा समाधान निकल सकता है, या हम निर्णय प्रक्रिया के अंदर काबिल बन जाते हैं, या निर्णय लेने की क्षमता के अधिकारी बन जाते हैं, या निर्णय लेने में समर्थ हो जाते हैं। वो कौन कौन से चरण हैं? जैसे कि सबसे पहले आता है कि समस्या की पहचान। जैसे आपने यहाँ पर देखा था ये पहचान, तो समस्या की पहचान, जब तक समस्या की पहचान नहीं की जाएगी तब तक हम समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते, उसका कोई समाधान नहीं निकाल सकते। तो पहले समस्या से फेस टू फेस होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है सूचना एकत्रितकरण करना। जब समस्या की पहचान हो गई तो हमने उस समस्या से संबंधित जितनी भी सूचना यानी कि जानकारी थी उस चीज को इकट्ठा किया कि इसको हम किस तरीके से कब कब कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इसको प्रयोग में ला सकते हैं। तीसरा है विकल्पों के निर्धारण का सिद्धांत। जो भी उसके विकल्प काम में आने वाले हैं उसको हम निर्धारण करना है कि किस समस्या में कब किस समय हमें कौन सी बात लागू करनी है, जिससे कि समस्या हमारी, तो वो स्टेप बाय स्टेप हमारा आगे बढ़ता है। फिर देखते हैं विभिन्न विकल्पों पर विचार और विश्लेषण। जो जो हमारे विकल्प हमने निर्धारित किए हैं समस्या के आधार पर उसके समाधान के लिए, उस पर जब तक विचार और विश्लेषण नहीं किया जाएगा ढंग से, तब तक हम आगे बढ़ने की कहें कि हमें सफलता मिल जाएगी तो वो नहीं मिल सकती है। फिर देखते हैं विकल्पों का मूल्यांकन। जो विकल्प हमने चुने हैं उस समस्या के लिए वो यहाँ पर सही है अथवा गलत है, उनका मूल्यांकन करना, परीक्षण करना कि हमें कहीं ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ चुके हैं अपनी समस्या के समाधान के लिए और वो विकल्प जो कमजोर थे हमने फिर भी उनको रख लिया और उसकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ रहा है। तो वो चीज नहीं, तो उसका पहले मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जिसके माध्यम से मुझे सफलता मिल सकती है। फिर देखते हैं कि श्रेष्ठ विकल्पों को चुनना। जो श्रेष्ठ विकल्प होते हैं तो वहां पर केवल उन्हीं को रखना होता है ताकि हम सफलता प्राप्त कर सके। फिर देखते हैं निर्णय का मूल्यांकन। जो हमने विकल्पों के लिए, श्रेष्ठ विकल्पों के लिए हमने जो यहाँ पर निर्णय लिए थे उनका मूल्यांकन करना है, वो उचित है अनुचित है। फिर उसके बाद परिणामों का मूल्यांकन, यानी अब हमने सारी प्रक्रिया को पार कर लिया है, तब जाकर के समस्या का समाधान निकल आया है। अब ये समाधान हमें ये अवगत कराएगा कि हमने सही निर्णय लिया था अथवा गलत निर्णय लिया था। तो ये हमें मूल्यांकन करना है। जब सही रूप से हमने निर्णय लिया है तो हम वहां पर सक्सेस हो चुके हैं, हमारी जो समस्या थी उसका समाधान हम आसानी से निकाल चुके हैं और वहां पर हमने पूरी तरह से मूल्यांकन कर लिया है। तो यहाँ पर आज मैंने निर्णय प्रक्रिया और समस्या समाधान से आपको अवगत कराया है और आशा करती हूँ आपको समझ में आया भी होगा। फिर भी आपसे मैं ये कहती हूँ अगर नहीं आया है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये पार्ट समझ में आया अथवा नहीं आया। नहीं आया मैं आपको फिर से समझाऊंगी। तो यहाँ पर आपसे यही उम्मीद करती हूँ अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो प्लीज मेरी वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा उन लोगों तक जिसको इसकी आवश्यकता है। और उसके बाद आपसे यही कहूंगी कि जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी आप प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।